नमस्ते, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और आज एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे और टॉपिक है संसद पार्लियामेंट। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें हमें। आगे बढ़ते हैं, चलिए संसद की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं संसद पार्लियामेंट कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। याद रखिएगा अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जो है ना धन विधेयक है कि नहीं है, इसको परिभाषित किया गया। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यसभा के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर है? 1971 की जनगणना के आधार पर। याद रखिएगा। थोड़ा सा गला में खराश है समय के मौसम के चेंज के कारण, तो आप लोग क्षमा कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। अतः भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में ही चयनित किया जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा। राज्यसभा एक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार का प्रावधान है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार उन्मुक्त होता है, अनुच्छेद 105 के अंतर्गत होता है। लोकसभा, राज्यसभा और गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य का 1/10वां भाग होता है। कुल सदस्य का 1/10वां भाग, याद रखिएगा, कुल सदस्य का 1/10वां भाग। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र है 30 वर्ष। अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो न्यूनतम उम्र कम से कम आपका होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए। याद रखिए, कितना वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक ना। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए विधि निर्माण अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 253 है। भारत संसद में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में सम्मिलित हो सकता है। भारत के संसद में राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदन में भाग ले सकता है, सम्मिलित हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1926 तक के लिए। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 के बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 545। किस संविधान में? 31वां संविधान संशोधन में जो है ना, इसको बढ़ा करके कर दिया गया है। ठीक है। कहता है लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन याद रखिएगा, प्रधानमंत्री अनुशंसा करेंगे तब, अगर प्रधानमंत्री अनुशंसा नहीं करेंगे तो भंग नहीं होगा। ठीक है। अब जो है संसद से संबंधित कुछ अनुच्छेद है। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का संरचना 80 में, लोकसभा की संरचना 81 में, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन 82 में, संसदों के दोनों की अवधि 83 में, अहर्ता संसद के लिए 84 में, संसद के सत्र विघटन 85 में, ये सभी चीज़ें हैं। ठीक ना। 86 में राष्ट्रपति को दोनों सब संबोधित करने देने का अधिकार है और 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ। यहाँ पर है भारत के निर्वाचन आयोग संसद एवं विधानमंडल दोनों चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। कहता है किस राज्य के लोकसभा अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें हैं? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक सीटें कितना है? 6। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी भी तरह का आपातकाल होगा तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है ना, याद रखिएगा।
104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्थित को निर्धारित किया जाता है जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से हैं? उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य की है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र की है। कितना है? 48। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे विघटित समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। और याद रखिएगा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है उन्नाव, उत्तर प्रदेश। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य में हुआ था। ठीक है ना, मध्य मतलब बीच में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कहता है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, राष्ट्रपति के वेतन भत्ता, ये सब जो है उसी पर आधारित है। ठीक ना, उच्चतम न्यायालय का वेतन भत्ता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का है, भारत के नियंत्रण महालेखा यानी कि कैग का भी जो है भारत के संचित निधि कोष पर ही सब मतलब जो असर पड़ता है सबका। ठीक ना। चलिए, कहता है यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्पित पारित हो तो लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से के पद से पहले हटाया जा सकता है। ठीक ना। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? बताइए आप लोग, कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? ठीक है, चलिए कम से कम 2 सत्र। ठीक ना। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब समझिए प्रोटेम स्पीकर, कहता है प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोक सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। जो जीत कर गया है उसको शपथ दिलाना है। क्या करना है? उसको शपथ दिलाना है, याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? जब पक्ष और विपक्ष दोनों का मत बराबर हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालूनकर थे। ठीक है ना। कहता है लोक लेखा समिति निरंतर महालेखक परीक्षा की रिपोर्ट जांच करती है तथा उसमें अंतिम रिपोर्ट तैयार करता है संसद के पटल पर। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुना जाता है? राज्यसभाओं के विधानसभा द्वारा। नया संसद भवन, देखिए 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्वाचित संसद भवन का उद्घाटन किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत जो है ना इसका निर्माण किया गया था और आकार में 4 मंजिला संसद भवन नवनिर्मित 64,500 वर्ग मीटर में है। इनके 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इससे राज्यसभा में बैठने की क्षमता 384 और लोकसभा में बैठने की क्षमता 888 है और संयुक्त अधिवेशन में बैठने की व्यवस्था 1272 है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर और राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थापित है। पुराने संसद भवन को अब संविधान संसद सदन के नाम से जाना जाएगा। ठीक ना। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है। अतः विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? 25। सदन में संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत होते हैं? टोटल 12 को। राज्यसभा के नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार।
राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं, यानी कि राज्य का तो प्रमुख अगर होता है तो वो राज्यपाल होता है, तो उसके बिना अनुमति के नहीं हो सकता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जिन्होंने विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जीवी मालूम कर था। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। भारत राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है। और याद रखिएगा, अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। स्पीकर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। चलिए, कहता है धन विधेयक संसद के किस सदन में पूरा स्थापित होता है? केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में होता है? केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा है? आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। करों और सरकारी कामकाज के अन्य प्रतियों संघ सरकार को प्राप्त होता है भारत के संचित निधि कोष में, ठीक है ना। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष बजट के प्रस्तुत पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत की संचित निधि में धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है, यानी कि वहां से आप धन निकालना चाहते हैं तो संसद का अनुमोदन जरूरी है। लेखानुदान संघ सरकार को किस समय अनुमति प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए भारत संचित निधि कौन से निकाल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है, आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इसको, ठीक ना। हम आगे बढ़ेंगे। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। अब चलिए, कहता है प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के गठित होता है? लोकसभा सदस्य के द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में लाया जाता है? संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। भारत संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों में के संबंध में हो सकती है। संसद के 2 सत्रों में मध्य अधिकालिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीना का होना चाहिए। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है? बिना संसदीय स्वीकृति के, ठीक ना, बिना उसकी स्वीकृति के कर लेता है। कहता है लोकसभा में विधेयक के आम बहस किस निर्वाचन में होता है? द्वितीय निर्वाचन में होता है। यहाँ पर देखिए, कटौती प्रस्ताव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है और राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकता है? 14 दिन तक मात्र। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र देता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा, वही करेगा, वही होता है वहाँ का मुख्य मेन, सबका शिकायत सुनना, सबका निवारण करना। संसद किसी भी समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करता है? प्राक्कलन समिति। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने का बिना किसी राज्य की सहमति से लागू कर देगा? संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्त लेखा विनिमय और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है, चेक करना है। भारत संसद के किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण है? संसदीय समिति के माध्यम से, ठीक है, संसदीय समिति के माध्यम से। कहता है वर्तमान में राज्य में 245 सदस्य, जिनमें 225 सदस्य राज्यों एवं 8 सदस्य संघ क्षेत्रों से चुनकर आते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। सरकार द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। भारत संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक पर हुई थी, दहेज विधेयक, ठीक है ना। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्ति किसके द्वारा होता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सत्ता तब तक समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। संसद राज्य सूची के किस विषय पर कानून बना सकता है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प करती है, पारित करती है, तब कानून बना सकती है। ये एनसीईआरटी का सार संग्रह है, वन लाइनर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है। इसलिए अगर आप लोग कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। किसी भी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्राप्त कब लाया जाता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है।
संसद द्वारा एवं वर्ष 1989 में निर्मित कानून के आधार पर वयस्क नागरिक की आयु है 18 साल। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक होता है 1 घंटा का। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना, ठीक ना। भारतीय संसद की संपूर्णता किसके द्वारा संबंधित है? न्यायिक समीक्षा। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की देन है, ठीक ना। शून्यकाल भारत की देन है। संसद की किसी कार्यवाही का प्रथम घंटा होता है प्रश्नकाल, इसको प्रश्नकाल कहते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य, जिसमें 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के होते हैं। याद रखिएगा लोक लेखा समिति। अब हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। कहता उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है संसद को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा 28 जनवरी 1950 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 34 को है। दूरसंचार विवाद निपटाने में अपील प्राधिकरण निर्णय को केवल सुप्रीम कोर्ट ही चुनौती दे सकती, यानी ट्राई वगैरह सब जितना भी है दूरसंचार को, सबको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की वेतन वृद्धि करने की शक्ति संसद को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। संसद के अनुशंसा पर अगर अधिक से अधिक संसद जो है चिट्ठी लिख देंगे, अनुशंसा कर देंगे, तो राष्ट्रपति अगर उस पर मोहर मार देते हैं तो उसको हटा दिया जाएगा। सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः उच्च न्यायालय सभी मामलों की नई दिल्ली में सुनवाई करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थानों पर सुनवाई कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन से कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति है 65 वर्ष। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार संबंधित है? अनुच्छेद 134(1). उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, 5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते, पेंशन भारत की संचित निधि कोष पर भारित है, उसी पर डिपेंड करता है उसका, ठीक है, याद रखिएगा। कहता सर्वोच्च न्यायालय संबंधी अनुच्छेद है संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 47 तक सर्वोच्च न्यायालय में प्रावधान है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 127 न्यायाधीशों की नियुक्ति। 128 में सेवानिवृत्त। 129 में उच्चतम न्यायालय और न्यायालय की घोषणा। 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने का मुख्य न्यायाधीश। 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधीक्षक। 136 में अपील। 137 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय शक्ति। 141 में है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, यानी कि मानना पड़ेगा, ठीक ना, ये सभी चीज़ें दिया है। और अनुच्छेद 146 के अंतर्गत न्यायालय के अधिकारियों से नियुक्ति का प्रावधान है। कहता है केंद्र में राज्य के मध्य विवादों का निपटारा कौन करता है? इसकी मूल आधिकारिक शक्ति है उच्चतम न्यायालय में, भारत के उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। केरल केवल सर्वोच्च न्यायालय तथा तदर्थ न्यायालय का प्रावधान ही है, तो उसके समकक्ष होगा, वही उसको कर सकता है, ठीक है। और कोई भी निर्णय का जो है पुनरावलोकन भी कर सकता है अनुच्छेद 137 के तहत। और भारतीय संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचे न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भी है, ये भी कर सकता है, ठीक है। संविधान की व्याख्या का अंतरिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। हम पहले भी बताएं, पहले भी वीडियो में आपको बताए हैं कि संविधान के बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या जो है ना सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आधिकारिक अंतर्गत कौन मामले हैं? मूल अधिकार के प्रवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। आप लोग सुनिएगा, नेता लोग बोलता है कि संविधान को हमको बचाना है, सर्वोच्च न्यायालय में जाके अपील करता है।
ठीक है। न्यायाधीशों को प्राप्त अनुमुक्तियां हैं, अनुच्छेद 121 के अंतर्गत दिया गया है। न्यायालय की अवमानना में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान है। और न्यायाधीश पर भी प्रतिबंध है। अगर कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है और भारत के किसी न्यायालय प्राधिकार से वकालत या कार्य नहीं कर सकता, ये भी निषेध किया गया है। मूल अधिकारों को उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति का अधिकार होता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का अधिकार के साथ में खिलवाड़ नहीं होने देता है। चलिए, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्ण। संविधान की व्याख्या संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय किसे परामर्श देने का अधिकार है? राष्ट्रपति को। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा उस तरह अपनी जिंदगी रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम होता है, और ये जो है उसका अधिकार है। देखिए, संवैधानिक विषय पर अनुच्छेद 132 है, सिविल विषय पर 33 है, इसी तरह से विशेष अनुमति 136 है। अब हम लोग जो गवर्नर पर चर्चा कर लेते हैं, राज्यपाल जिसको कहते हैं। बिहार के राज्यपाल अभी कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। कहता है भारत संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? कनाडा का। राज्य का कार्यकारिणी और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। किसी भी राज्य का होता है, याद रखिएगा। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत होता है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 1/6। यदि राज्यपाल संसद विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया, यानी खाली मान लिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति एक ही लाभ ले सकता है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य विधानसभा के 17 का आदेश देता है राज्यपाल। राज्यपाल किसके सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण प्रोन्नति करता है? उच्चतम न्यायालय के। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि पर हैं? राज्य के संचित निधि पर। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। जैसे वहाँ राष्ट्रपति को है ना, वहाँ अभियोग चलाकर हटा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल में नहीं है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। याद रखिएगा, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत रख सकता है। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन है 3.5 लाख। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति होता है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल जो है उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के। ठीक है ना। सरोजनी नायडू ने राज्यपाल को सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़ियों की संज्ञा दी थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। इधर दिया हुआ है, देख सकते हैं। राज्यपाल किसका किसका जो है नियुक्ति कर सकता है? महाधिवक्ता का, राज्य लोक सेवा आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग का, विश्वविद्यालय कुलपति उप कुलपति का, राज्य विद्या आयोग का, ऐसा है। ठीक है ना। और राज्य लोक सेवा आयोग का पावर भी इसी के पास रहता है। राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति से परामर्श लेता है। पहली महिला जो है सरोजनी नायडू थी राज्यपाल बनने वाली। ठीक है ना, याद रखना। हाँ, सब कुछ 153 राज्यों के राज्यपाल है, सबका गठन है, क्षमादान भी 161 के द्वारा। अब हम लोग विधानमंडल की बात करेंगे। किसका बात करेंगे? विधानमंडल का। आवाज़ थोड़ा सा आज आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कहता राज्य में विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद है। और राज्यों के वित्त लेखा कौन नियंत्रण करता है? कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना समाप्ति विधानसभा पूर्ण बहुमत से किया जाता है। ठीक है ना। और विधान परिषद किसी साधारण विधेयक के अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 4 माह। ठीक है, यहाँ पर देखिए राज्य मंत्री परिषद से प्रमुख अनुच्छेद है।
राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद 170। राज्य विधानसभा निर्वाचन का संचालन भारत निर्वाचन आयोग। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। भारत में किस राज्य में समान नागरिकता संहिता है? गोवा में, याद रखिएगा, यूसीसी लागू है गोवा में। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को। जैसे अभी बिहार को उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? नरेंद्र नारायण यादव को बनाया गया है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल के पश्चात पर्यत कार्य करते हैं। उसी के अनुसार से जो है वो शपथ लेते हैं और कार्य करते हैं। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका जो है ना अधिकतम 6 माह के लिए पद को खाली रहता है, फिर जो है चुनाव करवाता है। राज्य सरकार मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य के विधानसभाओं द्वारा, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत की जो है ना राज्य में बनी थी, कौन? उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। भारत के किसी राज्य उत्तर प्रदेश की पहला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी। कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी, याद रखिएगा। ये देखिए सदस्य की संख्या दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। बिहार में 243 है, केंद्र शासित प्रदेश का भी दिया हो। तो ये था संसद का वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है आगे के वीडियो बनाने का। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक, और साथ ही साथ आप लोगों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हुए धन्यवाद।